हेलो एंड नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट गणित मंजारी की बुक से, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 1.2 भी हमारा कंप्लीटेड है। आज हम सॉल्व करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके आधे क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए थे 9 से 16 तक, तो उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। 1 से लेके 8 तक हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जिसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 9th पे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 9th में गिवन है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट एस टी एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो बोला गया है यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है और हर एक केस में आपको चेक करना है कि एम एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं, ये जो एम है वो एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। When m is the midpoint of st, can you find any connection between the coordinate of m, s and t? फिर यहाँ पे कहा जा रहा है अगर m जो है वो क्या है, एस टी का मिड पॉइंट है, तो क्या आप इन तीनों कोऑर्डिनेट के बीच में कोई कनेक्शन शो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम चेक करेंगे कि एम एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं हर एक केस में। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले केस पे आते हैं। तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट हमें एस के गिवन है -3 एंड 0, और टी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3 और 0, और एम के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 एंड 0। तो ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है आपको एक्स एक्सिस निकालना होता है, तो x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, और y अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले s और t पहले वाले केस में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर चेक करोगे तो आपके पास x1 y1 s के कोऑर्डिनेट हो गए, और t के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 के कोऑर्डिनेट हो गए। तो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे -3 और +3 अपॉन में 2 x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ये कितना आ जाएगा, ऊपर का पार्ट 0 हो जाएगा, नीचे 2 है तो ऊपर 0 हो जाता है, तो पूरा आंसर ही 0 हो जाता है। y के कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे तो यहाँ पे y1 की वैल्यू आपके पास 0 है, प्लस में y2 की वैल्यू भी आपके पास 0 है अपॉन में 2, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 0। तो यहाँ पर देखो m के कोऑर्डिनेट भी कितने 0 0 है, इसका मतलब इक्वल टू में है, तो बिल्कुल है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 0 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m कोऑर्डिनेट के ये बराबर है। तो यस, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि m क्या है, m इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ठीक है, तो m जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ एस टी का। फर्स्ट पॉइंट जो था वो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब यहाँ पर यही बोला गया इज m द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, एस या नो में रिप्लाई देना है। तो पहले वाले केस में तो यस है, और रीजन क्या है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड वाले केस में भी चेक करेंगे। तो सेकंड वाले केस में आप चेक करोगे तो एस के कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, टी के कोऑर्डिनेट 4 और 5 है। एस के कोऑर्डिनेट आपके पास 2 और 3 है, टी के कोऑर्डिनेट आपके पास 4 और 5 है, और एम के कोऑर्डिनेट आपके पास 3 और 4 है। ठीक है, यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो एस के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x1 y1 और टी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू मेरे पास 2 है और यहाँ पर y की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 2 + 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। सॉल्व करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 6/2, तो दैट इज आपके पास कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 3 हमारे पास y1 है और y2 5 है,
तो यहाँ पर 3 + 5 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 8/2, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x और y के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3 और 4, और m की वैल्यू कितनी है वो भी हमारे पास 3 और 4 है, दैट मीन्स इक्वल्स टू m है। तो यस यहाँ पर भी क्या साबित होता है कि m जो है वो मिड पॉइंट है किसका, एस एंड टी का। तो यहाँ पर लिखोगे यस m इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दो यस। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था। वापस आओगे तो यहाँ पर भी यही पूछा गया था, तो यहाँ पर भी यस लिख दो, और यहाँ पर सेम चीज बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब थर्ड वाले केस में चेक करेंगे, एस के कोऑर्डिनेट 0 0 है और टी के कोऑर्डिनेट 0 - 10 है। तो यहाँ पर आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। एस के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 एंड 0, टी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 एंड -10, और एम के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 एंड 5। 0 एंड 5। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके बीच में भी हम सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस के कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1, टी के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2। तो यहाँ पर अप्लाई करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 0, और x2 की वैल्यू भी कितनी है 0, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो इसका रिजल्ट आपके पास 0 ही आएगा। अगर हम बात करते हैं y की, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, और y हमारे पास है 0 और -10, 0 माइनस, वैसे तो हमें प्लस करना है, और माइनस का 10 है, अपॉन में 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये -10/2 हो जाएगा। कट करोगे तो कितना आएगा -5 आएगा। ठीक है, अगर इसको हम शो करें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं 0 एंड -5, और m के कोऑर्डिनेट कितने 0 और प्लस का 5 है, माइनस का 5 नहीं है। दैट मीन्स इस बार नॉट इक्वल टू m है, m के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं नो, m इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ठीक है, तो m मिड पॉइंट नहीं है किसका, एस टी का। वापस आओ क्वेश्चन पे। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर हमें क्या मिला है, नो, तो यहाँ पर लिखेंगे नो। क्यों नहीं है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ही हमने इसको भी चेक किया है। ठीक है, लास्ट पार्ट पे है, यहाँ पर s के कोऑर्डिनेट -8 और 7 है, और t के कोऑर्डिनेट 6 और -3 है। तो s के ये फोर्थ पार्ट है आपके पास। s के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -8 और 7, t के कोऑर्डिनेट है आपके पास 6 एंड -3, m के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 और -2, 0 -2। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ पर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, या फिर आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं इन पे फॉर्मूला। तो ये आपके पास हो जाएगा x1, s के कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1, और t के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2। तो x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अगर मुझे x फाइंड करना है तो -8 + 6 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 2 अपॉन में 2, कट करोगे तो कितना आ गया -1। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 7 + -3 अपॉन में 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 7 में से 3 माइनस होगा, और यहाँ पर 2 कट करोगे तो ये इससे कैंसिल होकर यहाँ पर क्या आएगा 2। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है -1 एंड 2, जबकि m के कोऑर्डिनेट 0 और -2 आपको गिवन है। तो नॉट इक्वल टू m हो जाएगा इस बार भी। तो यहाँ पर भी लिखेंगे नो, यहाँ पर लिखेंगे नो, m इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ एस टी। ठीक है, वापस आए क्वेश्चन पे। तो फोर्थ वाले में भी ये क्या है, नो है, रीजन आपके पास सेम है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पर आपसे कनेक्शन फाइंड करने के लिए पूछा गया था, तो ये हमने कनेक्शन ही यहाँ पर एक तरीके से प्रूव हुआ है। अगर हम बात करें थर्ड और फोर्थ केस में, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तीनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में, जबकि फर्स्ट और सेकंड में इनमें कनेक्शन है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे होंगे तभी ये मिड पॉइंट में बन रहे हैं। ठीक है,
सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला गया है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ बी गिवन दैट एम के कोऑर्डिनेट गिवन है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कह रहा है एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट ए और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताया गया है ए एंड बी। कोऑर्डिनेट ए के गिवन है पर बी के कोऑर्डिनेट छुपा लिए गए हैं और इसी लाइन का जो मिड पॉइंट है वो एम है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो लेट सपोज ये आपके पास एक लाइन है और ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हमें ये हमें गिवन है 3 और -4। बी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है जिसकी वैल्यू हमें x और y बताई गई है। बीचों बीच में एक पॉइंट है जिसको m बोला गया है और इसकी भी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -7 और 1। तो पहले तो आपको अपने कनेक्शंस यूज करने की किस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ बताया गया है कि m जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके देखेंगे। यहाँ पर m के कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन है, a के कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन है, एक ही वेरिएबल है जो आपका मिसिंग होगा तो वो इजिली यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। वैसे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लिखेंगे यहाँ पर, तो बाय हटा दो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, अगर मुझे x के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 होता है। y के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम चीज को अप्लाई करेंगे। m मेरे पास यहाँ पर क्या है, x और y का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, m कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है इस बात को कि ये x और y की वैल्यू है। और अगर हम बात करते हैं x1 तो ये आपके पास x1 y1 का काम करेगा और ये आपके पास x2 y2 का काम करेगा। ठीक है, अब इन कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास है ए बी के बीच में हम क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x क्या है यहाँ पर -7, तो इस बार आपको x की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे पुट करेंगे -7 इज इक्वल्स टू, फिर हमें क्या चाहिए होता है x1 प्लस में x2, तो x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है x है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस में x अपॉन में क्या रखना है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से y के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो y की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1 गिवन है, तो यहाँ रखोगे 1 इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे रखेंगे -4। y2 की वैल्यू कितनी है y है, तो यहाँ पर रखोगे y अपॉन में यहाँ पर रखोगे 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 -7 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई होके माइनस का 14 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3 प्लस x हो जाएगा। ये जो 3 है वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -14 और -3 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -17। इसी तरीके से y की वैल्यू भी यहाँ फाइंड करो, ये 2 1 के पास जाएगा तो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर -4 प्लस में y बचेगा, -4 वहां पर भेजोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया y। तो यहाँ पर आपके पास x की भी वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पर आपके पास y की भी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो आपसे b के कोऑर्डिनेट ही पूछे गए थे तो यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ लिख दोगे b जिसे x और y गिवन था, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ रहे हैं, -17 और y और 6। ठीक है, तो -17 और ये है हमारे पास 6। तो ये हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। आपसे क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर पूछा गया था कि बी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसे हम फाइंड कर चुके हैं। किसके थ्रू, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू ही हमने किया है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। तो आपके पास एक लाइन है और उसकी बी लाइन में 2 पॉइंट्स है आपके पास पी और क्यू, जो क्या करें, ट्राई सेक्शन क्रिएट करें। ट्राई सेक्शन का मतलब है
ए बी लाइन को 3 बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड किया जा रहा है विद P क्लोजर टू A, जहां पर P जो है वो A के पास है, Q जो है वो B के पास है. यूजिंग योर नॉलेज टू हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q? डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स A एंड B. तो आपको A एंड B यहाँ पर क्या है, गिवन है. तो ये आपके पास A की वैल्यू है, मान लो ये पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट मेरा क्या है, B है. B के कोऑर्डिनेट मेरे को 16 और -2 बताया गया है. A के कोऑर्डिनेट मेरे को 4 और 7 बताया गया है. P और Q भी यहाँ पर है. P A के पास है तो इसका मतलब इधर P होगा, और Q आपका किधर है, B के पास है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा. और यही दोनों कोऑर्डिनेट आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं. पहले तो बताना है किस तरीके से आप अपनी नॉलेज को यूज करके इसको यूज करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे. तो देखो ये सेम टाइप की क्वेश्चन ना आपसे 10th क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहां पर भी पूछे जाते हैं. बट वहां पर जब हम इसे फाइंड करते हैं तो आपके पास सेक्शन फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम यहाँ फाइंड करते हैं. बट क्योंकि 9th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला आपको नहीं गिवन है गणिता मंजारी की बुक में, मंजरी की बुक में, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई दूसरे तरीके से इस चीज को फाइंड करेंगे. और वो दूसरा तरीका भी क्वेश्चन में आपको एज अ हिंट गिवन है कि मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है ट्राई सेक्शन है, तो P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, A एंड Q का. इसी तरीके से Q भी है, वो मिड पॉइंट है किसका, P एंड B का. तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करते हुए इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे. ठीक है, तो पहले यहाँ पर लेट कर लो P की वैल्यू कुछ भी. तो यहाँ पर मैं इसको लेट कर रही हूँ x1 y1. Q के कोऑर्डिनेट को हमने यहाँ पे लेट कर लिया x2 y2. ठीक है, तो ये हमने कोऑर्डिनेट लेट किया. अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे. ठीक है, अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला. x के कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2. y कोऑर्डिनेट के लिए आपके पास होता है y1 प्लस में y2 अपॉन में 2. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला. अब आगे अप्लाई करना है, तो देखो 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला. एक बार P पॉइंट जो है A और Q का मिड पॉइंट है, सेकेंड टाइम में Q जो है वो P एंड B का मिड पॉइंट है. तो पहले हम फर्स्ट वाले चीज पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रिटर्न में ये बात हम लिखेंगे कि P is midpoint of A and Q. तो P जो है वो मिड पॉइंट है A और Q का. तो यस, A एंड Q के बीच में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो P के कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, तो मुझे x फाइंड करना है. x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 और प्लस में x2. तो x1 के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएंगे, 4 और 7 A के कोऑर्डिनेट, और x2 के कोऑर्डिनेट आपके लिए Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2. ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इस चीज को. तो ये आपके पास x1 की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस में x2 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 2. y के कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 7 प्लस में y2 अपॉन में 2. ठीक है, अब इसको अगर नेमिंग दोगे तो ये हो गया फर्स्ट आपके पास, और ये हो गया आपके पास सेकंड. ठीक है, इसी तरीके ये हमने P को जब मिड पॉइंट माना है, या P को मिड पॉइंट लेकर हमने एक P का A और Q का, तो ये हमें 2 इक्वेशन फाइंड हुई है. अब इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे Q भी क्या है, P और B का मिड पॉइंट है. तो यहाँ पर लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड B. P एंड B का क्या है, मिड पॉइंट है. इसके थ्रू वापस अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखो Q जो है ये मिड पॉइंट है, तो x और y की वैल्यू ये है हमारे पास, और x1 की वैल्यू हमारे पास P की वैल्यू है x1 y1, और B के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, x2 y2. तो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस में 16 अपॉन में 2. y के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो ये आपके पास आएंगे y1, ये y2 है, y1 प्लस माइनस
2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो दो इक्वेशन आपको यहाँ मिली थी, ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन और ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन। तो इस तरीके से P और Q को मिड पॉइंट के फॉर्म में जब हमने यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया तो आपको चार अलग अलग क्या मिल चुकी हैं, इक्वेशन मिल चुकी है, जिसमें से फर्स्ट एंड थर्ड आपको x कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हैं और 2 एंड फोर्थ आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करेंगे आप x और y, यहाँ बोल सकते हैं x के कोऑर्डिनेट्स को आप या बोल सकते हो x की जो आपके पास इक्वेशंस आई है उनको एक साथ कंपेयर करो, y की जो इक्वेशंस आई है उनको एक साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पे फर्स्ट और 3 को मैं एक साथ कंपेयर कर रही हूँ, या बोल सकते हो आप पुट भी कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये आपका x1 है, तो यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस में 16, और यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में x1 की वैल्यू आपको पता है, तो आप x1 की वैल्यू ही अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो भी आपका रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस में 16 अपॉन में 2, और यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, पुट x1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस में x2 अपॉन में क्या है 2। तो मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन में पुट करने जा रही हूँ x1 की वैल्यू जो कि मेरे पास है 4 प्लस में x2। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। तो आपके पास जो वैल्यू है वो है x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस में 16। तो यहाँ पर जो आपके पास x1 प्लस में 16 है अपॉन में 2 है, यहाँ पर हम x1 की वैल्यू फुल करेंगे। तो x1 की वैल्यू कितनी है, तो ये आ गया आपके पास x2 इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो x1 की वैल्यू है मेरे पास 4 प्लस में x2 अपॉन में 2। तो 4 प्लस में x2 अपॉन में 2, फिर आता है प्लस 16 अपॉन में 2। तो ये आपके पास x1 की वैल्यू थी, पुट किया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो ऊपर ऊपर एलसीएम लो, 16 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो आप ऊपर ऊपर एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2, दोनों का एलसीएम, और यहाँ पर 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आएगा तो ये ऊपर वाला पार्ट सेम हो जाएगा। 4 प्लस में x1 प्लस में 1 के टेबल में 2 2 बार में आता है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 32, और इसके भी नीचे एक और 2 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है। ये हमारे पास आ रही है x2 की वैल्यू। अब देखो क्या है, ये नीचे वाला 2 अपॉन 1 है तो इसे आप ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये रिवर्स होके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही सेम चीज करेंगे और यहाँ पर आप 4 और 32 को ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस में x2 अपॉन में 2 इंटू में 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया x2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 36 प्लस में x2 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू x2। ये 4 x2 के पास भेज दो तो ये हो जाएगा 4 x2 इज इक्वल्स टू 36 प्लस में x2। अब क्या करना है, ये जो x2 है ना ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास बचेगा, आप x2 को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4x2 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 36। सॉल्व करोगे इसको तो ये आपके पास आएगा 3x2 इज इक्वल्स टू 36, और यहाँ पर अगर हम x2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू बचेगी 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आपके पास आ गया 12। तो यहाँ पर हमें x2 की वैल्यू मिल चुकी है, और इस x2 की वैल्यू को आप x1 के अंदर पुट कर देंगे जो कि आपने प्रीवियस में यहाँ पर ये जो x1 की वैल्यू है यहाँ पर आप x2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। तो x2 मेरे पास कितना है 12, तो 4 प्लस में 12 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस में 12 अपॉन में 2। तो ये वाला पार्ट था x1, तो ये रहा हमने यहाँ पे पुट किया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 16 अपॉन में हो जाएगा 2, कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 8। तो यहाँ पर मुझे x1 और x2 की वैल्यू मिल चुकी है। x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 8, और x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 12। तो आपके पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में क्या किया था, थर्ड वाली इक्वेशन में मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को पुट कर दिया। ठीक है, सेम यही तरीका आपको अब यहाँ पर सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में अप्लाई करनी है। आप फोर्थ इक्वेशन के अंदर सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो, दैट मीन्स y1 की वैल्यू को पुट कर दो। तो मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे।
तो यहाँ पर आपको गिवन है y2 इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास y1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो y1 माइनस टू अपॉन में 2, y1 माइनस टू अपॉन में 2। यहीं पर हम क्या करेंगे पुट y1 इज इक्वल्स टू, तो y1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 प्लस में y2 अपॉन में 2, 7 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, तो अप्लाई करते हैं इसको y2 इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारे पास 7 प्लस में y1 अपॉन में 2 और फिर आपके पास है -2, फिर इसके नीचे भी एक और 2 है, इस वाले 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इस वाले 2 के भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। पहले तो ऊपर ऊपर एलसीएम लेंगे हम, तो ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है तो ये एज इट इज आ जाएगा 7 प्लस में y1 माइनस यहाँ पर 1 है तो 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में y2 और इसके नीचे एक और 2/1 है, इस 2/1 को आप पलटेंगे तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 7 में से 4 माइनस करो तो ये कितना बचता है 3 प्लस में y1 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर हमारे पास है y2, ये आपके पास y2 है 1 नहीं है, y1 की ही तो वैल्यू थी, ये y2 है, ये आपके पास y2 है, ये भी आपके पास y2 है। ठीक है, ये जो 4 है इसको y2 के पास भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस में y2, ये जो y2 है इस तरफ इसको भी उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4y2 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 3। 4y2 में से y2 माइनस करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी, तो ये बचेगा 3y2 और इज इक्वल्स टू में 3y2 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 3/3 1 हो जाएगा और इसी तरीके से हम यहाँ पे y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y1 मेरे पास कितना है 7 प्लस में y2 अपॉन में 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दो y2 की वैल्यू जो कि मेरे पास 1 आई है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आएगा 7 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 अपॉन में 2 कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 4। तो यहाँ से मेरे को y1 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 4 और y2 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 1, तो ये आपके पास आ गई y की भी दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया y1 और y2 और x के भी कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर चुके थे। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन में आपसे p एंड q के कोऑर्डिनेट पूछे गए थे जो हमें यहाँ मिल चुके हैं, तो इस बात को हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं P1 के कोऑर्डिनेट जिसको P के कोऑर्डिनेट जिसको हमने माना था P के कोऑर्डिनेट इसे हमने माना था x1 और y1, तो x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, x1 की वैल्यू आपके पास है 8 और y1 की वैल्यू है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 8 एंड 4। q के कोऑर्डिनेट को हमने माना था x2 और y2, तो x2 और y2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू 12 है और y2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 एंड 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे यही दोनों फाइंड करने के लिए पूछा गया था, p के कोऑर्डिनेट और q के कोऑर्डिनेट, जिसे हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है गिवन द पॉइंट ए बी एंड सी, आपको 3 पॉइंट गिवन है, तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। शो दैट दे लाइज ऑन अ सर्कल के, आपको शो करना है कि जो तीनों पॉइंट है ये सर्कल के पे लाई करते हैं। वो सेंटर इज ओरिजिन ओ, जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन ओ पर है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो आपको रेडियस बताना है सर्कल के का। सेकेंड पार्ट में कहा गया है गिवन द पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाइज विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। आपको चेक करना है कि ये डी और ई जो कोऑर्डिनेट गिवन है ये सर्कल के अंदर है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे या सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट पे मूव करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें बोला गया एक सर्कल के है, तो ये हमने सर्कल ले लिया, ये हमारे पास इसका नाम क्या है के सर्कल। कोऑर्डिनेट इसकी अगर हम बात करते हैं तो सेंटर इसका किस पे है ओ पे, जिसके कोऑर्डिनेट हमें 0 एंड 0 बताए गए हैं। ठीक है,
और फिर आपको चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट इस सर्कल पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखो, एक चीज याद रखना कि जब हम कह रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है हमें चेक करना है सर्कल पे लाई करते हैं नहीं करते, तो एक काम करो, मान लेते हैं जस्ट मैं समझाने के लिए आपको मान रही हूँ कि जो ए कोऑर्डिनेट है ना वो सेंटर पे लाई कर रहा है, मतलब इसके सर्कल पे लाई कर रहा है। तो मान लो ए पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ पर कहीं होगा, तो मान लेते हैं ये आपका ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 एंड -8 है। इसे मैंने सच में कोऑर्डिनेट को शो करके नहीं किया है, कैलकुलेट की किस तरीके से कोऑर्डिनेट को शो करना था, मैंने जस्ट रैंडमली इसको लिया है आपको समझाने के लिए। तो देखो, अगर ए पॉइंट आप यहाँ पर लेते हो ना और ए पॉइंट को आप सेंटर से मैच करते हो, तो ये जो लाइन आपके पास आ रही है ये क्या बना रही है, रेडियस बना रही है। इसी तरीके से आप बी कोऑर्डिनेट मान लो कहीं पर भी आपने लिया, मान लो इस पॉइंट पे लिया है, तो यहाँ से आप जो लाइन खींचेंगे सेंटर पे बी कोऑर्डिनेट के पास, तो ये भी क्या बनाएगी, सेंटर बनाएगी, मतलब ये भी आपके पास रेडियस बनाएगी। अगर सेंटर से आप सरकमफेरेंस पे किसी भी तरफ लाइन को ड्रॉ करते हैं या मिलाते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, रेडियस मिलता है। सी पॉइंट मान लो आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले रखा है, तो सी भी इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ पर है आपके पास, तो सी कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर ये तीनों ही पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे हुए तो दैट मीन्स कि अगर मैं सेंटर से इन पॉइंट को मिलाऊंगी तो ये क्या बनेंगे, रेडियस बनेंगे। और आप जानते हैं किसी भी सर्कल के आप चाहे जितने रेडियस बना ले उन सबकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर चेक करेंगे कि ओ ए की लेंथ कितनी है, ओ बी की लेंथ कितनी है, ओ सी की लेंथ कितनी है। अगर तीनों की लेंथ इक्वल आएगी दैट मीन्स कि ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, तभी इनका डिस्टेंस इक्वल में है क्योंकि ये रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर, इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, और ए की कोऑर्डिनेट लिख लो यहाँ पर। तो ए के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1 और -8, बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -4 एंड 7, सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास -7 एंड -4। हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट, क्योंकि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाते हैं तो सिर्फ आपके पास एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बचता है, इसके लिए हम यूज करते हैं x² प्लस में y², ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे ओ ए पे, ठीक है। तो हम फाइंड कर रहे हैं ओ से लेके ए तक की लेंथ। तो ओ के कोऑर्डिनेट आपके पास x1 x2 यानी कि 0 0 है, और ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 1 और -8 है, तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट ही यूज होंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप। तो x के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर y की कोऑर्डिनेट कितना है, -8, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 64, 8 का स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया √65 यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे ओ से लेके बी तक की लेंथ निकालो। तो ओ से बी तक की लेंथ अगर हम फाइंड करेंगे तो भी सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर लगाओगे रूट, ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 है तो बी के कोऑर्डिनेट मैटर करेंगे, बी का एक्स कोऑर्डिनेट -4 है तो यहाँ पे -4 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस में y के कोऑर्डिनेट 7 है तो 7 का स्क्वायर करोगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये मेरे पास आएगा 16 प्लस में 49, ठीक है। -4 को आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 आएगा। तो इसको ऐड करोगे तो ये मेरे पास कितना आता है, 9 और 1 10, ये भी आपके पास आएगा √65 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से हम सेम चीज अप्लाई करेंगे किस पे, ओ एंड सी पर। तो ओ से लेके सी तक की लेंथ फाइंड करेंगे तो ये भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पर। ओ के कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी 0 0 है, सी के कोऑर्डिनेट -7 और -4 है, तो -7 का स्क्वायर करोगे प्लस में -4 का स्क्वायर करोगे। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 -7 का स्क्वायर करोगे तो 49,
4 का स्क्वायर करोगे माइनस, तो ये हो जाएगा 16, ऐड करोगे तो ये भी कितना आएगा, रूट 65 यूनिट। तो यहाँ पर आप देखोगे ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों की लेंथ क्या आ रही है, बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, रूट 65 यूनिट आ रही है। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि तीनों की लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब तीनों ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, ठीक है। और तीनों ही अगर हम यहाँ पर मिला रहे हैं जीरो से लेकर उस कोऑर्डिनेट को, तो ये इसका मतलब क्या ड्रॉ कर रहे हैं, रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लिखेंगे यहाँ पर, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, और कितना है ये हमारे पास रूट 65 यूनिट्स हैं। और अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी पॉइंट जो है वो लाई करते हैं सर्कल के पे। तो इस बात को लिखोगे, दैट इज ऑल 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी लाइज ऑन सर्कल के। तो तीनों ही पॉइंट क्या है, सर्कल के पे लाई करते हैं। फिर आपसे पूछा गया था रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, तो ये रेडियस ही ड्रॉ कर रहे हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट 65 यूनिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट 65 यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट था जो यहाँ पर कंप्लीट होता है, एंड आई होप अच्छे से क्लैरिफाई भी हुआ होगा। तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट आपको गिवन है, गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई आपको गिवन है। आपको चेक करना है कि डी और ई जो है वो लाई करते हैं विद द सर्कल, सर्कल के विद इन द सर्कल यानी कि सर्कल के अंदर लाई करता है, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर यानी कि उसकी बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, और आउटसाइड द सर्कल इसका मतलब सरकमफ्रेंस को पार करके बाहर की साइड कहीं पे लाई करता है, ठीक है। तो इसको भी चेक करने का तरीका क्या है, सेम इसी तरीके से करेंगे कि अगर देखो तीनों केस मान के चलो, मान लो पॉइंट डी यहाँ पर होगा, अंदर होगा, तो अगर आप सर्कल से इसको मैच करोगे तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो रेडियस से क्या आएगी, कम आएगी। रूट 65 रेडियस आया था हमारे पास, उससे कम आएगी। इन केस अगर ये सरकमफ्रेंस पे ही लाई करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, रूट 65 ही आएगा, क्योंकि रेडियस ड्रॉ बन जाएगा ये। और अगर मान लो बाहर इस पॉइंट पर है तो फिर आप यहाँ से ओ से ए डी तक की लेंथ निकालोगे तो ये रूट 65 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो पहले हम ओ से लेके डी तक की लेंथ फाइंड करते हैं। अगर ये रूट 65 आता है तो इसका मतलब सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है, रूट 65 से कम आता है तो इसका मतलब विद इन द सर्कल लाई कर रहा है, और रूट 65 से ज़्यादा आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेम पहले यहाँ पर भी हम लिखेंगे सॉल्यूशन। कोऑर्डिनेट डी के हमारे पास है -5 और 6, ई के आपके पास है 0 और 9। यूज क्या करना है, यही सेम हमें, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कितना है हमारे पास, क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे ओ से लेके डी तक की लेंथ को। तो ओ से लेके डी तक की लेंथ के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ओ के कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, डी के कोऑर्डिनेट -5 और 6 है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर यहाँ पर क्या है, रूट है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 36। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 61, रूट 61 यूनिट। तो अब देखो ये कंपेयर अगर हम करते हैं रूट 65 से तो कम है, रूट 65 से कम है, तो इस बात को आप यहाँ पर डिनोट भी कर सकते हैं कि रूट 65 जो था वो ग्रेटर देन था किससे, रूट 61 से। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि ये जो पॉइंट है, या बोल सकते हो ओ डी, डी पॉइंट जो है ये क्या करेगा, लाई करेगा विद इन द सर्कल। तो यहाँ पर आप इस बात को लिख सकते हो, या बताना चाहो तो बता भी सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस ग्रेटर देन है किसके, रूट 61 के।
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पॉइंट डी जो है, पॉइंट डी लाइज विद इन द सर्कल के। तो सर्कल के अंदर ही कहीं पर लाई करता है, दैट मीन्स अंदर में मान लेती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। सो आई होप ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई। अब हम इसी तरीके से हम चेक करेंगे, ओ से लेके ई तक की लेंथ को फाइंड करते हैं। तो ओ से लेके आप ई तक की लेंथ को फाइंड करेंगे तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगा, ओ की कोऑर्डिनेट 0 0 है, ई के कोऑर्डिनेट 0 और 9 है। तो पहले करोगे 0 का स्क्वायर, फिर करोगे 9 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा और ये आ जाएगा 81। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास जाएगा √81 यूनिट्स। अब इसको भी कंपेयर करो रेडियस से, तो रेडियस हमारे पास, रेडियस जो है वो हमारे पास क्या है, छोटा हो जाएगा इस बार। तो रेडियस लेस देन है किससे, √81 यूनिट से। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू चाहो तो लिख दो, तो यहाँ पर √65 है और ये ग्रेटर देन है 81, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि जो पॉइंट ई है √65 के बाहर हो रहा है, तो इसका मतलब रेडियस से बाहर हो जाएगा। पॉइंट ई लाइज आउटसाइड द सर्कल के। तो सर्कल के आउटसाइड कहीं पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं मानूं डी के बारे में, तो आप मान सकते हो डी कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, सर्कल से लेके यहाँ तक ड्रॉ करोगे तो ये डी है। और अगर ई की बात करें तो सर्कल के बाहर कहीं पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मिला सकते हो, तो ये आपके पास ई पॉइंट हो जाएगा, ये आपके पास डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट डी ई एफ, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट डी ई एफ आर। यहाँ पर आपको क्या है, बताया गया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके मिड पॉइंट है डी ई एफ और डी ई एफ के आपको कोऑर्डिनेट भी गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी, तो आपको क्या करना है, ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखो हमें बताया गया है कि ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। तो ये आपके पास ट्राइंगल है, यहाँ पर हम नेमिंग करेंगे, तो ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी है और ये हो गया आपके पास सी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5 एंड 1, तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 5 और 1। बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास, नहीं, ये हमारे पास डी ई एफ के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ए बी सी के नहीं। तो ए और बी का मिड पॉइंट है यहाँ पर क्या, डी। तो ये हो गया डी पॉइंट और डी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5 एंड 1। इसी तरीके से ई आपको बी एंड सी का मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये हमारे पास पॉइंट है कितना, ई है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है 6 एंड 5। एफ कोऑर्डिनेट ए सी पर होगा, तो ये आपके पास एफ कोऑर्डिनेट है और इसके आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 0 एंड 3। तो ये तीन जो आपको ए बी सी ट्राइंगल के मिड पॉइंट है उनके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपसे ए बी एंड सी की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी का कुछ नेमिंग करना होगा। तो हम ए कोऑर्डिनेट को नेम करते हैं x1 और y1 से, बी को आप बोल सकते हैं x2 y2, सी कोऑर्डिनेट को बोल सकते हैं x3 y3। तो ये हमने तीनों के क्या है, नेम ऐड कर लिए, मतलब लेट कर लिया। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे ए बी एंड सी की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा क्योंकि डी ई एफ आपको मिड पॉइंट ही गिवन है, तो यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करेंगे। और आपके पास क्योंकि दोनों वेरिएबल मिसिंग है, आपको सिर्फ मिड पॉइंट पता है, ए कोऑर्डिनेट भी नहीं पता, बी कोऑर्डिनेट भी नहीं पता, तो ये आपको इक्वेशंस मिलती जाएंगी। फिर उन इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने हैं, 5 एंड 1, ई के कोऑर्डिनेट है आपके पास 6 एंड 5, डी के कोऑर्डिनेट डी ई एफ के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 एंड 3। हम यहाँ पर यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिख देते हैं मिड पॉइंट
फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता है, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता है, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे तो पहले हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो अब डायरेक्ट हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो D के कोऑर्डिनेट है ये आपके लिए x एंड y का काम करेंगे। तो यहाँ x की जगह पर आप क्या रखेंगे 5 और यहाँ y की जगह पर आप क्या रखेंगे 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5 इज इक्वल्स टू ए के x कोऑर्डिनेट x1 है और प्लस में b का x कोऑर्डिनेट x2 है। तो यहाँ पर x1 x2 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करते हैं। तो d का y कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू यहाँ पर y1 है, y2 की वैल्यू y2 है। तो y1 प्लस में y2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखो यहाँ पर ये 2 5 के पास चला जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू x1 प्लस में x2। इसी तरीके से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 वहां पे चला जाएगा तो हमारे पास आएगा y1 प्लस में y2, 2 इक्वल्स टू y1 प्लस में y2। तो ये आप देखो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी आपको। इसी तरीके से ये जो है ये आपको मिल जाएगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हमने डी को मिड पॉइंट मान के हमें 2 इक्वेशन मिली। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ई को मिड पॉइंट है तो यहाँ पर भी लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट है, इसके बेसिस पर भी आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी। तो यहाँ पर देखो ई के कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई का काम करेंगे तो एक्स के प्लेस पे आप 6 रखोगे, वाई के प्लेस पे आप 5 रखोगे और x1 का काम यहाँ पर x2 y2 कर रहा है और y1 y2 का काम यहाँ पर x2 और y2 का काम यहाँ पर x3 y3 कर रहा है। तो पुट करेंगे हम यहाँ पर 6 इज इक्वल्स टू बी का x कोऑर्डिनेट x2 है तो यहाँ पर रखोगे x2 प्लस में और यहाँ पर c का कोऑर्डिनेट x क्या है x3 अपॉन में क्या कर दोगे 2। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है 5 गिवन है तो यहाँ रखोगे 5 इज इक्वल्स टू y2 प्लस में y3, y2 प्लस में y3 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखोगे ये 2 वहां जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 इज इक्वल्स टू x2 प्लस में क्या हो गया x3। इसको करोगे तो ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू y2 प्लस में y3। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन और मिल गई यहाँ से। ये आपको मिली है इक्वेशन नंबर 3 और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसी तरीके से f भी हमारे पास क्या है मिड पॉइंट है तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन और मिलेगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ लिखोगे f इज मिड पॉइंट ऑफ AC है। तो यहाँ पर f का x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू x1 प्लस में x3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x1 प्लस में x3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। y के कोऑर्डिनेट पे अगर जाओगे तो y के कोऑर्डिनेट 3 है तो y1 प्लस में y3 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस में y3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये जो 2 है वो 0 के पास जाएगा तो ये 0 इज इक्वल्स टू x1 प्लस में x3 हो जाएगा। इसमें भी सेम चीज अप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ 3 के पास आएगा तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू y1 प्लस में y3 हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन हमारे पास यहाँ से भी आ गई। इक्वेशन नंबर ये आपके पास हो जाएगा 5th और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 6। तो आपके पास टोटल कितनी इक्वेशन आ चुकी है, 6 इक्वेशन आ चुकी है जिसमें से इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ आपके पास x कोऑर्डिनेट के लिए हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए आपके पास सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे यहाँ पर x वाली वैल्यूज को, यानी कि x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन
फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो हम जब इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप देखो इक्वल्स टू की जो वैल्यू है उनको एक साथ ऐड करो, मतलब इक्वल्स टू के राइट साइड जो है उनको एक साथ और जो लेफ्ट साइड है उसको एक साथ। तो यहाँ पर x1 प्लस में x2 इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 प्लस में x2 कितना है, ये इज इक्वल्स टू 10 है। फिर अगले पे आते हैं, अगला सेकेंड थर्ड इक्वेशन है x2 प्लस में x3 इक्वल्स टू 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x2 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू कितना है 12, तो 10 प्लस 12 हो जाएगा। फिर आते हैं फिफ्थ वाली इक्वेशन पे, तो ये कितना है x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू कितना है 0, तो प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x1 दो बार है, x2 दो बार है, x3 दो बार है, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस में 2x2 प्लस में 2x3 इज इक्वल्स टू, इस वाले पार्ट को ऐड कर दो तो ये आ रहा है आपके पास 22। तो यहाँ पे 2 सब में मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, तो यहाँ से 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू 22। इस 2 से अगर 22 को कैंसिल करोगे, वहां से मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड आएगा तो कितना हो जाएगा 11। तो ये आपके पास आ गया x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू 11। ये आपके पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 7। अब इसी इक्वेशन नंबर 7 को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं x1 x2 x3 की। तो कैसे करोगे, देखो अगर इसी 7th वाले में मैं 5th वाली इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दूं, x1 प्लस में x3 की जगह पर हम क्या रख दें 0, तो x2 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पुट इक्वेशन 5th, यहाँ पर अगर पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो x1 और x3 दोनों की जगह पर आपको क्या पुट करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x1 और x3, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू 11 है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, x1 और x3 का सम कितना है 0, यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस में बचेगा क्या x2, तो यहाँ पर x2 इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से आपको x2 की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, क्या मिल गया 11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 आपके पास x2 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और अब वापस इस 7th इक्वेशन में किसी और की वैल्यू पुट करो। जैसे मैं यहाँ पर x2 और x3 की जगह पे 12 पुट कर दूँ तो मेरे को x1 भी मिल जाएगा। तो वापस आते हैं इसी 7th इक्वेशन में ही हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर खींचते पहले लाइन, रुको, तो यहाँ पर हम पहले खींच देते हैं लाइन। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 7th इक्वेशन जो मेरे पास है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 11। इसमें अब हम क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3rd थी ये, तो इक्वेशन नंबर 3rd को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3rd। तो इक्वेशन नंबर 3rd x2 और x3 दोनों को रिप्लेस कर देगा किससे, 12 से। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस में 12 इज इक्वल्स टू 11। तो x1 को यहीं पर छोड़ दो, ये जो 12 है ये वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 11 माइनस 12, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी -1। तो यहाँ पर आपको मिल गई है x1 की भी वैल्यू। तो अब क्या करना है, वापस 7th इक्वेशन में आओ, x1 और x2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो मुझे x3 डायरेक्ट मिल जाएगा। तो बस हम यही करेंगे, तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू 11 है। यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1, तो यहाँ पर पुट कर दो -1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ पे पुट करो 11 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू 11 हो गया। तो इन दोनों को आपस में यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये कितना बचेगा 10, 11 में से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 10 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू 11। तो x3 को यहीं पर छोड़ दो, ये 10 वहां जाके माइनस होगा
तो 11 माइनस 10, तो ये कितना बच जाएगा, x3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x1 x2 x3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को कंपेयर किया, तो हमें x1 x2 x3 की वैल्यू मिल चुकी है। सेम इसी प्रोसेस के थ्रू आप सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी जिसको आप इक्वेशन नंबर 8 नाम देंगे। फिर इसी तरीके से आपको अलग अलग वैल्यू पुट करके क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है y1 y2 और y3 को। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, y2, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन देखो आपके पास क्या है, y1 प्लस में y2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर लिखेंगे y1 प्लस में y2 इज इक्वल्स टू, कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू 10 है, तो यहाँ पर लिखोगे y2 प्लस में y3 इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर आएगा प्लस, ये है 10। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ इक्वेशन पर। तो y1 प्लस में y3 इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ पर रखोगे y1 प्लस में y3 प्लस में कितना है ये, तो ये हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर रखोगे 6। ठीक है, अब ऐड करते हैं, तो देखो y1 दो बार है, y2 दो बार है, y3 दो बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y1 प्लस में 2y2 प्लस में 2y3 इज इक्वल्स टू, ऐड करो तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 18। 2 सब में कॉमन दिख रहा है, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इज इक्वल्स टू क्या है, 18। तो इसे काट सकते हैं, 2 से 18 को काटोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9। तो आपके पास इक्वेशन आएगी y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 9। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आई है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 8, तो इसका नाम है 8। अब इस 8 को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर पुट करते हैं सिक्स वाली इक्वेशन में। आप देखो, या आप वापस चले जाओ, सेकंड वाले में चले जाओ। y1 और y2 को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किससे, 2 से, क्योंकि y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ एट्थ इक्वेशन में मैं क्या करूंगी, y1 y2 को रिप्लेस कर दूंगी किससे, 2 से, तो y3 की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू 9 है। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, पुट इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर पुट करोगे, दैट मीन्स x1 y1 और y2 की वैल्यू की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, 2 पुट करोगे। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 प्लस में y3 इक्वल्स टू 9। तो y3 को यहीं छोड़ दो, ये जो 2 है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7। तो आपके पास आ गई y3 की वैल्यू। तो ये मेरे पास आ चुकी है y3 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिर से इसी एट्थ इक्वेशन के अंदर अब हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ को, y2 और y3 को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 10 से। तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू 9 है, इसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। y2 और y3 की वैल्यू कितनी है, तो y2 प्लस y3 की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर y2 y3 को रिप्लेस करोगे, इसकी जगह पर क्या पुट करोगे, 10 प्लस में y1 इज इक्वल्स टू 9। तो y1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 10 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, -1। तो ये हमारे पास आ चुकी है y2 की वैल्यू। ठीक है, y1 की वैल्यू। अब बचा क्या है, y2। तो हम इसी एट्थ इक्वेशन में y3 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास है y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू 9। तो y1 की वैल्यू कितनी आई है, -1, तो यहाँ पे पुट करेंगे -1 प्लस y2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो y2 की जगह पर y2। y3 की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो यहाँ 7 रखोगे, बराबर में ये हो जाएगा 9। 7 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा y2 प्लस में 6 इक्वल्स टू 9। तो y2 को यहीं पे छोड़ देंगे, ये 6 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3। तो ये मेरे को मिल गई y2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3।
तो हमारे पास अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, 6 की 6 वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। x1 x2 x3 यहाँ पर आ चुका है, y1 y2 y3 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो आपसे जो कोऑर्डिनेट पूछे थे आप वहां पर क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जैसे हमने माना था ए कोऑर्डिनेट, तो ए कोऑर्डिनेट के वैल्यूज जो थी वो क्या हमने मानी थी, x1 y1। तो x1 y1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, x1 है आपके पास -1 और y1 है आपके पास -1, तो इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -1 ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट को हमने माना था x2 और y2, तो ये आपके पास आ रहा है, x2 की वैल्यू आपके पास 11 है और y2 की वैल्यू आपके पास 3 है, तो ये हो गया 11 एंड 3। ठीक है, इसी तरीके से सी कोऑर्डिनेट हमारे लिए x3 और y3 था, तो x3 की वैल्यू आपके पास है 1 और y3 की वैल्यू आपके पास है 7, तो ये हो जाएगा 1 एंड 7। तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो ये आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं ए बी एंड सी के। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये आपके पास है -1 और -1। बी के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये है 11 और 3, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है 11 एंड 3। और सी कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास आया है 1 एंड 7, तो ये आपके पास आ चुका है 1 एंड 7। ठीक है, तो हमें ये तीनों वैल्यू मिल चुकी है, आपसे ए बी के कोऑर्डिनेट पूछे थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थोड़ा लेंदी है क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन बन जा रही है, फिर आपको उनको बैठ के क्या है सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, टफ नहीं है बट लेंदी है थोड़ा सा। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दो पार्ट है इसके भी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो कह रहा है एक सिटी में दो मेन रोड हैं और ये दोनों क्या करते हैं, सेंटर पे कट करते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो जो दो मेन रोड दिखाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ, तो इसमें से एक रोड जो है वो नॉर्थ साउथ में है और एक आपके पास ईस्ट वेस्ट में है। तो हमें पता है कि जब हम एक्स को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसी तरीके से तो रिप्रेजेंट करते हो ना। तो ये हमारे पास हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट, ये आपके पास हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये आपके पास एक्स एक्स डैश हो जाता है, ये आपके पास वाई एंड वाई डैश हो जाता है, और ये आपके पास जहाँ कट कर रहा है सेंटर पे, सेम बात बोली गई है। और यहाँ पर देखो एक नॉर्थ साउथ, तो ये जो आपके पास है वाई वाई, ये क्या होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होता है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस आपके पास ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होती है। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल ऑफ टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। कह रहा है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो मेन रोड है, इसी एरिया में या इसी सिटी के अंदर और भी हमारे पास स्ट्रीट हैं जो कि इन्हीं के पैरेलल चल रही हैं। अगर इस तरीके से होंगी तो वाई के पैरेलल चलेंगी, इस तरीके से होंगी तो वाई के पैरेलल चलेंगी, और अगर इस तरीके से होंगी तो एक्स के पैरेलल चलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास रोड है, और वो भी रोड की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हर जो स्ट्रीट है वो 200 मीटर की दूरी पर है। टोटल यहाँ पर 10 स्ट्रीट है ईच डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये हमने नॉर्थ साउथ में बनाया, इसी तरीके से आपको ये भी बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ होगा। समझे, कहने का मतलब ये है। अगर इसको और आगे बढ़ाओगे तो मतलब इस वाले फॉर्मेशन में आपसे कहा गया है, आप इस तरफ भी दिखाओगे जो मैंने इस तरफ दिखाया। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर को आपको क्या मान के चलना है, 200 मीटर। तो जैसे अगर मैं इसको 1 मान रही हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक 200 मीटर, इसको मैंने 2 माना तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर, तो यहाँ से 1 से लेके 0 से लेके 2 तक 400 मीटर हो जाएगा। ये आपका अगर 3 मान रहे हो आप, 3 कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि हर एक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 200 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन। तो आपको इसी चीज को ड्रॉ करते हुए क्या करना है, पूरा ग्राफ आपको दिखाना है, इसको ड्रॉ करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखोगे 3 आपको ये बना दिया है, इसी तरीके से एक और बनाओ 4, और एक और बनाओ 5, और ये भी जो हमने 3 बनाए हैं ये भी आपको क्या करना है, 2 और बनाना है, चौथा और ये 5वां। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है, तो इसको हम सही से ड्रॉ करते हैं।
तो ये रहा जहां हमने सही से इसको ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें बोला गया था टोटल आपके पास क्या है, हर एक डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट होनी चाहिए। तो ये रही आपके पास जो ये आपके पास है, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश बोल सकते हो, एक्स एंड एक्स डैश बोल सकते हो। तो ये हमारे पास दो मेन रोड आ गई सिटी की। फिर उन्होंने बोला था कि हम 1 सेंटीमीटर जो एक यहाँ पर ले रहे थे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर है। तो यानी कि यहाँ से लेके जो हम जा रहे हैं 0 से लेके 1 तक, जो आप जा रहे हैं 0 से लेके 1 तक का जो गैप है ये कितना है, 200 मीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक भी 200 है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 200 मीटर है, ठीक है। और ये सारे यहाँ पर क्या है, हमारे पास इस सिटी के अंदर अलग अलग स्ट्रीट है जो कि हर एक डायरेक्शन में पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलती हूँ ये आपके पास ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ये आपके पास नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक की डायरेक्शन में आपके पास 10 रोड हैं। इसी तरीके से ईस्ट से लेके वेस्ट तक में भी आपके पास क्या है, 10 रोड हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको बोला गया था 10 स्ट्रीट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब आप देखोगे जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएंगे। तो यहाँ से आप जाओगे तो देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नीचे आओगे तो इसको हम बोल सकते हैं सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10th, या आप डायरेक्ट काउंटिंग करना चाहो तो कर सकते हो। टोटल 10 रोड हो गई। इसी तरीके से जो नॉर्थ और साउथ में चल रहा है यहाँ पर भी आपके पास 10 रोड हो गई। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो ये मैंने एक रफ नेमिंग करी है, ठीक है। तो आपको 10 रोड बताने थे, तो यस ये हमारे पास यहाँ से भी 10 रोड है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी, और आपके पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी क्या है, 10 रोड है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, तो अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बना देना है। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट पे। तो अब अगर बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो ये रहा आपके पास सेकंड पार्ट। तो ये तो हम ड्रॉ कर चुके हैं। आगे बोल रहा है देयर आर अ स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन अ मॉडल। यहाँ पर आप देखेंगे जो स्ट्रीट है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है। यहाँ पर देखोगे इंटरसेक्शन है, हर एक पॉइंट जो आप देखोगे यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहे हैं। फिर आप आगे बोला जा रहा है ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म बाय 2 लाइन। तो जाहिर सी बात है कि हर एक इंटरसेक्शन 2 लाइन से क्रिएट होता है। इंटरसेक्शन बनता ही कैसे, जब एक लाइन हॉरिजॉन्टल हो और एक वर्टिकल हो, वो आपस में कट होती है तो बनता है। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन बन रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 स्ट्रीट का इंटरसेक्शन हो रहा है, जो नॉर्थ साउथ से एक जा रही है और एक ईस्ट वेस्ट से जा रही है। तो उनके इंटरसेक्शन से या उनके कट करने से, मिलने से जो पॉइंट मिल रहा है, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहा है। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ एंड वन इज अनदर रनिंग इन ईस्ट वेस्ट। तो ये हम देख चुके हैं। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर टू द फॉलोइंग मैनर। और हर एक इंटरसेक्शन को इन्होंने कुछ तरीके से रिप्रेजेंट किया है, वो बताया गया है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, अगर सेकेंड स्ट्रीट है और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर रही है, रन कर रही है, एंड फिफ्थ स्ट्रीट जो कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया इस वाले फॉर्म में। दैट मीन्स नॉर्थ से लेके साउथ तक की डायरेक्शन में जो जा रही है, नॉर्थ से लेके साउथ तक की डायरेक्शन में जो जा रही है वो किसको कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है वो वाई एक्सिस को कट करते हुए जा रही है, तो वो वाई के कोऑर्डिनेट बता रहा है, ठीक है। तो ये देखो जो नॉर्थ साउथ वाला है वो कहाँ पे गया था, सेकंड स्ट्रीट। तो यहाँ पर सेकंड स्ट्रीट को 2 कोऑर्डिनेट बताया गया है। और ईस्ट वेस्ट वाला फिफ्थ स्ट्रीट है, तो इसके कोऑर्डिनेट देखो आपको 5 बताए गए हैं। तो अगर आप इसे शो करने जाओगे तो एक्स के कोऑर्डिनेट आपके पास 2 हैं और वाई के कोऑर्डिनेट आपके पास 5 है। तो यहाँ पर शो करोगे एक्स के कोऑर्डिनेट आपके पास 2 हैं, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पर है और वाई का कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है, 5। तो 5 पे जाओगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाले पॉइंट को क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हमें 2 और 5 गिवन है, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया। फाइंड, तो ये तो हमें बताया गया था, इस मैनर में हम दिखा रहे हैं, जिस पॉइंट को हम शो भी कर चुके हैं।
यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी सेम मैनर को यूज करते हुए आपको बताना है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर टू एज 4 और 3। तो आपको बताना है कि 4 और 3 कोऑर्डिनेट पे कितनी स्ट्रीट का इंटरसेक्शन हो रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, कितने का इंटरसेक्शन है वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, बी वाले पार्ट में आपसे पूछा गया हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3 और 4, कितने यहाँ पर क्या है, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड, कितने स्ट्रीट यहाँ पर भी बोल रहा है कि हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे अपने ग्राफ पर ही। ठीक है, तो ये जो पहला वाला पॉइंट था आप इसको कुछ नाम देना चाहो तो दे सकते हो, मैंने इसको नाम ए दे दिया है। अब फर्स्ट वाले पार्ट में हमें 4 और 3 कोऑर्डिनेट दिखाना है, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो नहीं बोला गया, तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर है, ये रहा, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो वो आपके पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो ये आपके पास पॉइंट हो गया। आप नाम करना चाहो तो दे सकते हो, इसको मैंने नाम दे दिया बी पॉइंट, इसमें x के कोऑर्डिनेट 4 है और y के कितने 3 है। ठीक है, पूछ रहा है इस पॉइंट पे कितना इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब कितने स्ट्रीट का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो 2 ही स्ट्रीट मिल रही हैं। पहली स्ट्रीट कौन सी है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, वो 4th कोऑर्डिनेट पे जा रही है, यानी कि x की वैल्यू 4 पर से पास हो रही है। और अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो जा रही है, वो 3rd वाली है जो पास कर रही है। ठीक है, तो 2 ही स्ट्रीट का इंटरसेक्शन है। ये पूछा गया था ए पार्ट के अंदर कि हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी देयर, तो यहाँ पर कितने स्ट्रीट का इंटरसेक्शन है, 2 स्ट्रीट का। तो आप इस बात को यहाँ पर लिख भी सकते हो, ये सेकंड वाला ए पार्ट है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख के रिप्रेजेंट करना चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपके पास लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमने माना यहाँ पर बी कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 3, ये कितने पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है, कितनी स्ट्रीट का इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 इंटरसेक्शन है। और 1 इंटरसेक्शन बनाने के लिए आपको कितनी स्ट्रीट चाहिए होती हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 2 स्ट्रीट। ठीक है, तो ये आपका 14 का सेकेंड पार्ट का बी ए का आंसर है। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। फिर आते हैं थर्ड बी वाले पार्ट पे। तो बी वाले पार्ट में पूछा गया हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड, तो कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन को यहाँ पर रेफर किया गया है, 3 और 4। तो आपको ये वाला कोऑर्डिनेट भी दिखाना है, तो कितने स्ट्रीट, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन। तो वापस आ जाओ डायग्राम पे। तो इस बार जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है कितना है, 3 और 4। तो यहाँ पर आप 3 दिखाओगे x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी 4। तो x की वैल्यू अगर हमें 3 दिखानी है तो आपके पास x कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पर है और y की वैल्यू कितनी है 4 है। तो y की वैल्यू 4 यहाँ पर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, पॉइंट का नाम लेट सपोज हमने C दे दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है। देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर कितनी स्ट्रीट का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो 2 ही स्ट्रीट का इंटरसेक्शन हो रहा है। और कितने इंटरसेक्शन है, तो एक ही इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर हम इसको भी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड का बी पार्ट है आपके पास। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 3 और 4, और यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना हो रहा है, तो 1 इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर मान लेते हैं सी कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें 3 और 4 मिले हैं, और यहाँ पर कितने का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 1 इंटरसेक्शन। और अगर स्ट्रीट की बात करें तो 2 स्ट्रीट। ठीक है, तो एक इंटरसेक्शन बनाने के लिए 2 लाइन का मिलना जरूरी है, तो 2 स्ट्रीट यहाँ पर क्या है, मिल रही हैं। तो 14 के सेकेंड पार्ट का बी ये था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ टफ नहीं है, बस आपको ग्राफ में चीज़ों को शो करना था। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, 14 का फर्स्ट पार्ट भी और 14 का सेकेंड पार्ट भी। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner। तो कहा जा रहा है इसके जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में। तो बॉटम सबसे नीचे वाले को बॉटम नीचे की तरफ होता है,
और लेफ्ट कॉर्नर, तो लेफ्ट कॉर्नर ये है, राइट कॉर्नर ये है, तो इसका मतलब यही इसका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाइट। तो जो स्क्रीन की हाइट है वो 600 पिक्सल है और जो इसकी ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो 800 पिक्सल है। ठीक है, तो इतना बताया गया है। फिर आगे हमें बोला गया अ सर्कुलर आइकन ऑफ अ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए। तो बोला गया है यही जो आपके पास स्क्रीन आ रही है, यहीं पर ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको 100 और 150 बताया गया एक्स एंड वाई के, और बताया गया है इसको सेंटर मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल का आइकन जो कि 80 पिक्सल का है। तो रेडियस बताया गया है कि 80 पिक्सल है। ठीक है। फिर बोला गया अनादर सर्कुलर आइकन ऑफ अ रेडियस 100 पिक्सल। एक और दूसरा हमारे पास सर्कल है जिसका यहाँ पर जो रेडियस है वो 100 पिक्सल है। इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द पॉइंट। इसका सेंटर बताया गया इस वाले पॉइंट पर है। ठीक है। अब आगे आपको बोला गया है डिटरमाइन करना है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो ये जो दोनों आप सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्या वो उस स्क्रीन से यानी कि 800 पिक्सल चौड़ाई और 600 पिक्सल हाइट से बाहर हो रहा है क्या, ये पूछा गया है। सेकंड में पूछा गया वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये दोनों सर्कल एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो पहले तो हमें अपनी स्क्रीन दिखानी पड़ जाएगी क्योंकि इतनी बड़ी तो हमारी स्क्रीन नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें 800 पिक्सल और 600 पिक्सल बोला है, तो हमने यहाँ 1 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ मान सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हम क्या मान लेते हैं, 100 पिक्सल है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लेट कर दिया। तो हम 1 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो 0 से लेके 1 मतलब 100 पिक्सल, 1 से लेके 2 यहाँ तक कितना हो जाएगा, 0 से लेके 2 तक 200 पिक्सल। फिर इस तरीके से हमें कहाँ तक जाना है, तो आपको देखो चौड़ाई कितनी रखनी है, 800। तो चौड़ाई नीचे वाली ही होती है। तो यहाँ से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 8 पिक्सल की लाइन खींचेंगे जो कि हमारी वृत्त दिखाएगी, और हाइट आपकी कितनी है, 600 पिक्सल। तो यहाँ से देखो मुझे आना है 8 पे और यहाँ से मुझे जाना है 6 पे। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 लाइन खींच के इसको पहले दिखाते हैं। तो मान लीजिए ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास, चलो पहले यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 600 800 पे, तो ये हो गया। और एक हमें बोला गया है y से, तो ये हो गया आपके पास y पर। तो ये आपकी क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, इतने पे आपकी स्क्रीन आ रही है, और यहीं पर आपको ये दो पहले रेडियस पॉइंट बताने ए और बी, और ए से आपको सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 80 पिक्सल होनी चाहिए, और बी से आपको ड्रॉ करना है जिसकी आपके पास रेडियस कितनी होनी चाहिए, 100 पिक्सल। तो अगर रेडियस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि हम पिक्सल के फॉर्म में तो नहीं है, तो यहाँ पर बताएंगे हम सेंटीमीटर के फॉर्म में चल रहे हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं कि 80 पिक्सल इज इक्वल्स टू 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, है ना। और ये क्या हमारे पास R1 रेडियस 1, तो मैं मान रही हूँ पहला जो सर्कल हो जाएगा वो R1, और R2 आपको गिवन है 100 पिक्सल, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है। इससे पहले आपको पॉइंट दिखाना है ए कोऑर्डिनेट, तो ए कोऑर्डिनेट कितना है, 100 और 150। तो ए कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स की वैल्यू 100 है, तो 100 का मतलब 1 पे लाई कर रहा है, और y मतलब 150, तो 1 और 2 की मिड में एकदम लाई करेगा। तो दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कहीं है ये पॉइंट ए, तो ये आपके पास होगा ए पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से आपको बी पॉइंट को भी दिखाना है जो कि आपको गिवन है 250 और 230 पे। तो x की वैल्यू 250 है, तो 2 और 3 पे लाई करेगा, 2 और 3 पे 2 बिल्कुल मिड में। और इसी तरीके से 230 कहाँ पर है, 230 2 और 3 के मिड से थोड़ा सा नीचे जाओ, तो लेट सपोज मान लो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है बी पॉइंट। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि आपको देख पाए। आपको इस ए से एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस आपको याद रखना है 0.8 सेंटीमीटर ले जाए बस, और इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर आपको यहाँ से लेना है। तो देखो अच्छे से, ये रहा जो हमने डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो रेडियस लिया गया है ना, वो एग्जैक्टली 0.8 सेंटीमीटर कैलकुलेट करके लिया गया है, और इसका जो रेडियस लिया गया है वो 1 सेंटीमीटर लेके किया गया है। अब जैसे यहाँ पर हमें इसका सेंटर ये रहा 100 और 150 पे था,
तो ये इसका सेंटर हो गया। ओ नाम देना चाहो, ए नाम दे रखा है तो ए नाम है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है वो कितना है, 0.8। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बोलते हैं 250 और 230 पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास बी पॉइंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया और ये आपकी स्क्रीन है जिसकी चौड़ाई 800 बताई गई थी और 600 बताई गई थी। ठीक है, आई होप ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया किस तरीके से ड्रॉ हुआ है। यहाँ पे सर्कल का रेडियस आपको प्रकार खोल के उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, उतना ही लेके। ठीक है, तो बिल्कुल कैलकुलेट करके ड्रॉ किया गया है। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, तो क्या कोई भी पार्ट है सर्कल का जो ये जो स्क्रीन इन्होंने बताई थी क्या इससे बाहर हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। मतलब ए जो हमारे पास सर्कल है, ए सेंटर वाला जो सर्कल है, ये भी आप देखो स्क्रीन के अंदर ही है, इतना स्पेस बल्कि बाकी है। बी वाला तो बिल्कुल ही बहुत स्पेस है इसके पास ही, मतलब स्क्रीन से बाहर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट है आपके पास, तो पहले यही पूछा गया है कि क्या कोई पार्ट यहाँ से बाहर है, तो यहाँ पे लिख सकते हो नो। एनी पार्ट ऑफ सर्कल लाइज, एक सेकेंड, एनी पार्ट ऑफ सर्कल नॉट लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। ठीक है, तो कोई भी पार्ट सर्कल का स्क्रीन के बाहर लाई नहीं कर रहा, सिर्फ इतना ही पूछा गया था आपसे, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड में पूछा गया वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यस बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखोगे इस पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। तो यहाँ पे लिखोगे यस, टू सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो दोनों ही जो सर्कल है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आपको डायग्राम भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा और आंसर में तो कुछ हमें करना नहीं था, डायग्राम के थ्रू ही बस रिजल्ट बोलना था। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है प्लॉट द पॉइंट ए बी सी और डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए बी सी डी आ स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, बताना है कि ये जो तीनों क्या है, चारों पॉइंट को आप इस पे ड्रॉ करेंगे, फिर बताना है क्या ये एक स्क्वायर का शेप बन रहा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, और अगर बन रहा है तो आपको बताना है रीजन कि क्यों बन रहा है, और फिर इसका आपको एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अगर ए बी सी स्क्वायर है तो कैसे बता सकते हो, अगर ये पॉइंट स्क्वायर बना रहे होंगे तो इसका मतलब स्क्वायर में चारों जो साइड होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसी तरीके से दोनों जो उसके डायगोनल होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर आते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, चारों साइड का आप पहले यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लो, लेंथ निकाल लो, और फिर आप क्या है यहाँ पर जो आपके पास दोनों के विकर्ण होंगे यानी कि दोनों के जो डायगोनल होंगे उनकी भी आप लेंथ निकाल दो, अगर दोनों बराबर आते हैं तो यस ये बात हम बोल सकते हैं कि ABCD क्या होगा, स्क्वायर होगा। एरिया फाइंड करने के लिए आप एरिया का फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, नहीं साइड इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड आपके पास पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो साइड इंटू साइड हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट आपको 2 और 1 गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट आपको 2 और 1 गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट आपको -1 और 2 गिवन है,
सी के कोऑर्डिनेट आपको -2 और 1 गिवन है, डी के कोऑर्डिनेट आपको 1 एंड 2 गिवन है माइनस का, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए। अब पहले इन कोऑर्डिनेट को हम शो करेंगे डायग्राम पे। तो ए का कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, वाई की वैल्यू कितनी है 1 है। तो एक्स की वैल्यू 2, तो पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, 1 और 2 तक की वैल्यूज चल रही है, तो इतना ही छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, काफ़ी है इतना। यहाँ पर आएंगे तो ये मेरे पास -1 है, ये मेरे पास -2 है, ये आपके पास -3 है, यहाँ पर 1 है, माइनस का 2 है, और यहाँ पर माइनस का 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 दे रखा है, +2 है, तो वो इस तरफ होगा, ये रहा। और x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ऊपर जाओगे तो ये इस वाले पॉइंट पे है, तो ये आपके पास आ गया पॉइंट A, ठीक है। अब हमें दिखाना है बी पॉइंट, बी कितना है, x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू -1 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। और y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ऊपर की तरफ चलना है, तो 2 का मतलब इस वाले पॉइंट पे कहीं लाई कर रहा है, तो b कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया b कोऑर्डिनेट। फिर आते हैं c कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू -2 यहाँ पर है, y की वैल्यू -2 मतलब नीचे चले जाओगे तो इस वाले पॉइंट पर है, ठीक है c। और d की अगर हम बात करते हैं तो d हमारे पास कितना है 1 है और -2 है। x की वैल्यू 1 तो वो यहाँ पर है, और y की वैल्यू -2 यानी कि नीचे जाओगे तो वो इस पॉइंट पर है। तो पहले रुको, हम इसको हटाते हैं, छोटा सा लिखते हैं यहाँ पर -2, तो ये वाला पॉइंट है, ये आपके पास है पॉइंट डी। अब इन चारों पॉइंट को क्या करते हैं, पहले मैच करके और ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो पहले एक लाइन उठाते हैं, तो ये मान लो एक लाइन है जो इस पॉइंट से जा रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हम बी पॉइंट को मैच करेंगे सी पॉइंट से, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। फिर इसी तरीके से हम सी पॉइंट को मैच करेंगे डी पॉइंट से, तो ये आपका हो गया सी पॉइंट। अब इसी तरीके से हमें एक और लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, जो कि है हमें ए और डी को मैच करना है, ए से लेके डी तक के कोऑर्डिनेट को मैच करेंगे। तो ये आपके पास आ गई है फोर्थ साइड। तो ये हमारे पास डायग्राम आ रहा है। अब यहाँ पर हमें इसी चीज को शो करना है कि क्या ये आपके पास स्क्वायर बनता है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, ए से लेके बी तक का, बी से लेके सी तक का, एंड सी से लेके डी तक का, ठीक है। तो वापस आते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले ए और बी की लेंथ निकालोगे, तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला डी इक्वल्स टू क्या होता है, x2 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर आपके पास होता है रूट। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर फॉर्मूला। सबसे पहले किस पे अप्लाई करेंगे, तो ये हम अप्लाई करेंगे ए एंड बी पर। ए और बी की लेंथ निकालोगे तो x1, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है -1, तो ये हमारे पास रूट है -1 माइनस, और x1 की वैल्यू आपके पास 2 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2, -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3, -3 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1। तो ये आपके पास आ रहा है रूट 10 यूनिट्स
ठीक है। इसी तरीके से हमें बी और सी पे अप्लाई करना है, तो बी एंड सी पर भी अप्लाई करेंगे सेम चीज को। बी से लेके सी तक की लेंथ निकालनी है, तो बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 का काम करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो यहाँ पर आपके पास x2 की वैल्यू -2 है, तो -2 फिर माइनस का निशान लगाओगे, और x1 की भी वैल्यू मेरे पास कितनी है, -1 है, तो इसका होल स्क्वायर करोगे, प्लस में y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1 है, तो -1, और y1 की वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ पर 2 रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, उसका आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर आओगे तो -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा, तो ये आपके पास वापस इनको ऐड कर दोगे तो ये फिर से आ रहा है आपके पास √10 यूनिट्स। ठीक है, तो दो साइड तो इक्वल आ रही हैं, बाकी साइड को भी चेक करेंगे। हमने बी सी पे लगाया, अब लगाएंगे सी एंड डी पर, तो सी डी पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सी के कोऑर्डिनेट x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो सी के कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 है, तो x2 की वैल्यू 1 है, माइनस और यहाँ पर माइनस का 2, तो इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2, और यहाँ पर y1 की वैल्यू है -1, तो -2 माइनस -1 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा, 9, प्लस यहाँ पर आओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस, तो -2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1, तो ये भी आपके पास आ गया √10 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें अप्लाई करना है ए से लेके डी तक पे, तो ए डी की लेंथ निकालेंगे हम। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो यहाँ पर ये हमारे पास है 1 -2 का होल स्क्वायर करोगे। इसी तरीके से हम बात करें अगर y2 की वैल्यू, तो -2 है, तो प्लस -2 और यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर दोगे, तो ये भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 1 -1 कर 1 2 -1 करोगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का -1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया, प्लस में यहाँ पर -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 ही आएगा, फिर से हमारे पास ये आ गया √10 यूनिट। तो चारों साइड तो इक्वल आ रही हैं। अब हम इनके दोनों के डायगोनल चेक कर लेते हैं, ए से लेके सी तक पहला डायगोनल, बी से लेके डी तक दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डायगोनल पे अप्लाई करेंगे, तो पहला डायगोनल है हमारे पास बी एंड डी, तो बी और डी की लेंथ भी निकालेंगे, बी और डी, बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू 1 है, 1 -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -2, और यहाँ पर y1 की वैल्यू है 2, तो 2 माइनस, ये माइनस का 2 है, -2, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस इसको करोगे माइनस माइनस, -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 रूट, तो ये आपके पास कितना आ रहा है, दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 20 हो गया, रूट के बाहर नहीं आ सकता, तो ये आ रहा है √20 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें निकालनी है किसकी, ए सी की वैल्यू, तो यहाँ से फाइंड करेंगे ए सी की वैल्यू, तो ए सी पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो ए के कोऑर्डिनेट आपके लिए x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट आपके लिए x2 y2, तो यहाँ पर x2 -2 है, तो -2 का स्क्वायर, प्लस, और y2 की वैल्यू की बात करें हम तो -1 है, और y1 की वैल्यू 1 है, तो -1 का होल स्क्वायर कर दोगे तो ये आपके पास आएगा -2 माइनस का 4, -4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16, प्लस में -2 आ रहा है, ये -1 तो -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी आपके पास 4 आएगा, तो ये भी आपके पास सेम आ गया, तो ये हमारे पास आ रहा है √20 यूनिट्स।
ठीक है, तो आप देखो चारों जो हमारे पास साइड है वो भी इक्वल आ रहे हैं, दोनों जो डायगोनल है ये भी आपके पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आप अब इसी बात को क्या है लिखेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। कितनी लेंथ है आप वो बताना चाहे तो बता सकते हैं, √10 यूनिट आया है। ठीक है, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे दोनों डायगोनल थे वो भी एक दूसरे के बराबर थे। तो पहला डायगोनल आपका ए सी था, दूसरा डायगोनल आपका बी डी था। ए सी बराबर में क्या है, बी डी है, ए सी और बी डी। ठीक है, कितना है ये आपके पास, तो इसकी लेंथ है आपके पास √20 यूनिट्स। तो चारों साइड बराबर है, दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर है, तो मैं बोल सकती हूँ कि दैट इज ए बी सी डी क्या है, ये इज स्क्वायर। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो पहले यही पूछा गया था क्या ए बी सी डी स्क्वायर है, तो ये बात हमने प्रूफ कर दी है। कैसे, तो ये भी हम कर चुके हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर है साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास कितनी आई है, √10 यूनिट। तो यहाँ पर रखोगे √10 यूनिट, इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो अब इसको खोलोगे तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 10, और इसकी जो मेजरमेंट है वो भी आप लिखोगे, तो ये आएगा 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपके पास इसका एरिया आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो थैंक यू, आज का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9th का पूरी तरह यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, और साथ में एंड ऑफ द चैप्टर वाली जो एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।